जैसा कि हम बोल रहे थे, हमारे 3 प्रत्याशी हैं। हम अपने प्रत्याशी के बारे में बताया कि हमारे प्रत्याशी छोटी भटकने वालों पर न कोई थाने में केस है, न कोई ईडी में केस है, न कोई सीबीआई में केस है। आज 80 साल के उम्र में कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन एक दाग जो है उनके ऊपर नहीं है। मेरे मित्रों, और 2 उम्मीदवार हैं। एक ताली वाला है जो कई बार यहाँ के सांसद विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। एक बात आप हम पूछना चाहते हैं, वो जब स्टार्टिंग दौर में राजनीति का दौर, आप लोग इस बात को जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे सुधीर बंदोपाध्याय साहब का राजनीतिक जीवन जो है वो चमचाबाजी में शुरू हुआ और एक बहुत बड़े नेता हम लोग हुआ करते थे। नेता का नाम बाबा साहब भंडारी साहब विधायक थे, पार्षद थे और उस समय बड़ा दुर्भाग्य का बात है, दूसरे उनका टिकट काट करके सुधीर बंदोपाध्याय को टिकट दिया गया और वो आदमी यहाँ का विधायक बना। फिर उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ी और कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बिल्कुल कांग्रेस में गया, सांसद बना। आपको बता दें कि अरविंद कॉलेज से पढ़ा करता था, तारापुर कॉलेज में स्कूल में जाकर पता लगाओगे, वहाँ पे एक केस हुआ था सुधीर बंदोपाध्याय के ऊपर, साइकिल चोरी का केस था। सुधीर
चौधरी साहब जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं, हम और कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आप लोग सुनने के लिए आए हैं उनको, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग उनका सुने। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये ममता बनर्जी 4 दिन पहले इससे कहा है, ममता बनर्जी ने क्या कहा है कि हम बाइबल को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, हम रामायण महाभारत को नहीं मानते। भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पुलिस प्रशासन को हमारी वार्ड की जनता ने पैक करके सुदीप बंदोपाध्याय को वहां से भेज दिया और फिर पिता के हमको यहाँ रहा। आप ऐसे ही सुदीप बंदोपाध्याय को पैक कीजिए, आप ऐसे ही बंदोपाध्याय को पैक कीजिए, सोनिया गांधी का मुंह में हंसी लाइए, इमरान प्रताप के मुंह में हंसी लाइए। इतना ही कहते हुए फिर हम हमारे छोटे भाई समीर अख्तर और क्या बहुत बहुत धन्यवाद देते। वंदे मातरम। बिना कोई बात कमाए आपके सामने शेर के ग्राम आपको बुला रहा हूँ कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल को जलता है। चले आओ कहाँ तक रोशनी मालूम होती है। सबसे पहले तो इस बारिश में, तूफान में आप यहाँ हजारों की तादाद में कि अब आवाम और मेरे बीच में ये सब लोग कुछ भी मत करिए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हजारों की तादाद में आंधी में, तूफान में, बारिश में भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम। आपके अपने चहेते कैंडिडेट प्रदीप भट्टाचार्य जी जो राज्यसभा में हमारे साथ हमारे सहयोगी हुआ करते थे, यहाँ पर मौजूद आपके काउंसलर संतोष पाठक जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, हमारे स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब, जैद अनवर साहब, मोहम्मद सरफराज साहब, खालिद रजा साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर जमाल साहब, जगबीर सिंह जी, शहजाद अहमद साहब, रुखसाना जी, निगत प्रवीण जी, शुक्रिया आपका जो आप यहाँ कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बात में अपनी आंखें, हमसे इस बात की हालत नहीं देखी जाती। कोलकाता वालों, जकरिया स्ट्रीट और उसके एतराफ के जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे पता है आज रेड अलर्ट है, चक्रवाती तूफान आया हुआ है और सुबह से बारिश है। कल जब मुझे यहाँ आना था और मुझे पता चला कि सारे फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं अगले 24 घंटे के लिए, तो मेरे साथियों ने मुझे मना किया और ये कहा कि अब जब तूफान आ रहा है तो मत जाइए कोलकाता। हमने कहा हम जाएंगे तो तूफान तो आएगा ही, इसलिए तो जाएंगे। फ्लाइट नहीं आ रही थी तो फिर ट्रेन पकड़ करके किसी तरह यहाँ पर हाजिर हुआ। सुबह से सोच रहा था कि प्रोग्राम नहीं होगा। मैंने 2-3 बार शमीम से और प्रदीप दादा को ये कहा भी कि अगर लगातार बारिश हो रही है तो प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब कैंसिल करना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आवाम के हाथ में। अगर वो चाहेगी तो कैंसिल होगा, चाहेगी तो प्रोग्राम होगा। आपकी मोहब्बतों ने आवाज भी मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। बहुत दिन से सोचा करता था किसी
मुशायरे में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन नसीब में सियासी जलसे में आपसे मुलाकात होना था। यहाँ पर हाजिर हुई है, बड़ी तारीखी सरजमीन है। ज़करिया स्ट्रीट की जो सरजमीन है वो दुनिया में, पूरे मुल्क में अपने अलग तेवर और अलग खुशबू की वजह से जानी पहचानी जाती है। भीड़ बहुत ज्यादा है, इधर बाईं तरफ सामने जो साथी है, इधर जो मीडिया के साथी है, इनको इनका काम करने की है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई मीडिया के लोग नहीं है, बल्कि हमारे आपके कोलकाता वालों, प्रदीप भट्टाचार्य जी आपके कैंडिडेट हैं और मैं इन्हें तकरीबन 4-5 साल से सियासी तौर पर इनके बारे में जानता पहचानता था। और पिछले 1.5 साल पहले जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के देश की राज्यसभा में आया तो मैंने प्रदीप दादा को वहां पे पार्लियामेंट में अपने साथ एक गार्जियन की हैसियत से पाया, महसूस किया। और दादा से मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये बंगाली में जो दादा भाई को बोला जाता है और हमारे यूपी में दादा जो है वालिद के वालिद को बोला जाता है, यानी कि ग्रैंडफादर को। तो ये सबके लिए दादा भाई की तरह थे, मेरे लिए वो वाले दादा थे, उम्र जिसकी ग्रैंडफादर की उम्र की है। और इस बार जब इन्होंने मुझे आवाज दिया कि आपको प्रोग्राम के लिए आना है, मेरे लिए जनसभा के लिए आना है, तो मैं उनकी बात को इनकार नहीं कर सका। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। 6 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं, आखिरी फेज बाकी है जो 1 जून को न सिर्फ कोलकाता नॉर्थ के मुस्तकबिल का फैसला होना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला होना है। कितना खूबसूरत मंजर है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं और आपकी जिंदादिली है, आपकी मौजूदगी है। मैं आपको सलाम करता हूँ। जब इस मुल्क में नफरत की बारिशें हमें नहीं डरा सकी तो पानी की रहमत की बारिशें आप यहाँ मौजूद हैं। मैं अगले कुछ मिनट आपसे मुखातिब रहूंगा। आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि मुल्क एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस मुल्क में लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही है कि हमें बहुमत दीजिए, हमें मैंडेट दीजिए, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिंधा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, सारे के सारे लोगों ने भाषण उठा के दे दीजिए पिछले 2 महीने के। उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ एक बात कही कि हमें मैंडेट दीजिए, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है, आईन बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके साथी और जिनके लोग कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे विश्व में जब तक एक भी सांस बाकी है न हम हिंदुस्तान के संविधान पर आंच आने देंगे, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर आंच आने देंगे। मैं यहाँ पर राहुल गांधी के साथी की हैसियत से, सिपाही की हैसियत से खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोलकाता वालों, कोलकाता नॉर्थ वालों, ज़करिया स्ट्रीट वालों, इस मुश्किल लड़ाई में अब फैसला आपको करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। आपके तो यहाँ के अपने हमदर्द हैं। मैंने देखा है देश की पार्लियामेंट में जब भी उन्हें जरूरत महसूस हुई तब आपके जो यहाँ के फैसलान हैं वो नरेंद्र मोदी को हिडन तौर पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने देखा है, दादा मौजूद है, दादा गवाह है इस बात के कि जब प्राइवेट मेंबर बिल आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, दादा आपको याद होगा, चेयरमैन ने वोटिंग कराई। हमने देखा कि राज्यसभा में टीएमसी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब चुपचाप निकल गए, पता ही नहीं चला वोटिंग में पार्टी को नहीं किया। ये जो लूला कुश्ती चल रही है, फूल और जोड़ा फूल के बीच में, उस कुश्ती को समझना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपको। महान बादशाह सिकंदर ने जब
कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है। एक शख्स एक पेड़ के नीचे चादर तान के सो रहा है। सुकून से सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस इंसान के पास गया जो चादर तान के सो रहा था। सिकंदर ने उसे जोर की एक लात मारी और उससे कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर के लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना तो बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। जब कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है तो उसने बादशाह एक गधे के हाथ में सौंप दी। लात तो हमको आपको भी पड़ी। 2014 में महंगाई की लात पड़ी तो कैसी पड़ी? नारा याद है उनका साहब का, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार को, नारा याद है आपको? उस समय पेट्रोल डीजल कितने में था? 58 रुपए लीटर था, आज 100 के पास पहुंचा दिया। उस नारे की सच्चाई सुनिएगा। जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 के पास चला गया। जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 के पास चला गया। आटा, चावल हो, दूध हो, दही हो, ये भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। कफन पर जीएसटी, ये था उनका पहला नारा। दूसरा नारा क्या था? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बस इतना लगाना भूल गए थे कि भाजपा के नेताओं से। ये था उनका नारा। हमारी आंखों ने देखा है कि किस तरह से उन्नाव में भाजपा के विधायक ने एक बिटिया के साथ बलात्कार किया और आज सजा के तौर पर जेल में है। उन्नाव से आगे बढ़िए, हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना घरवालों की मर्जी के जला दिया गया। हमारी आंखों में सोनभद्र है जहां भाजपा का एक विधायक एक मासूम बिटिया से बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। और हमारी आंखों ने, आपकी आंखों ने वो मंजर भी देखा कि इस देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जब जंतर मंतर पर भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनको घसीटा गया। वो बेटियां जब प्राइम मिनिस्टर की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई तो चौखट बंद कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि अपराधी के साथ खड़े हुए। यह है कि नारों की सच्चाई। और ऐसे वक्त में मैं जकरिया स्ट्रीट की आवाम को सलाम करता हूं जो इतनी जिंदा दिल और इतनी जागरूक है कि सामने से आवाज आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना का नाम क्या नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले रहे? एक जो दर्द नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। कितने नाम गिनाए? उज्ज्वला योजना की बात की थी और प्रज्वला योजना थी देश को। प्रज्वल रेवन्ना 25,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध के वीडियो उसके खुद के मोबाइल में मौजूद थे जो अब जाकर के रात को रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के उसके लिए वोट मांगा और ये कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक वोट प्राइम मिनिस्टर को मजबूती देगा। ऐसे में मैं कोलकाता में खड़ा होकर के आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, ये जो फूल और जोड़ा फूल की नूरा कुश्ती है, इस खेल को समझिए। इस मुल्क में नफरत के खिलाफ असली लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, असली लड़ाई, तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, बरसती हुई बूंदों के बीच में ये बात कह रहा हूं कि इस मुल्क में नफरत के खिलाफ एक अकेला इंसान अगर कोई सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। जवाब हो इस बात का। 2022 में 6 सितंबर को समंदर के साहिल पर कन्याकुमारी में खड़ा होकर के एक शख्स क्या कह रहा था कि मुझे नफरत के खिलाफ मोर्चा लेके निकलना है, 4000 किलोमीटर पैदल चलना है। मैं खड़ा था उस शाम समंदर के साहिल पर, मैं खड़ा था और मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा था। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप क्या कहेंगे?
करेंगे तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मुझे पता है कि बारिश की बूंदें और तेज होती जाएंगी, आप डर के भीगने के डर से जाएंगे तो नहीं ना, साथ देने के लिए ना खड़े रहिएगा, न मैं हटूंगा ना आपको हटने दूंगा, क्योंकि इस लड़ाई में बारिश की बूंदों से डरने से काम नहीं चलेगा। इस कागजी लिबास को कब तक बचाओगे, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे। ये हम उनसे कहने आए हैं कि हमें बारिशों से डर नहीं लगता है, हम मेहनतकश लोग हैं, हम कभी अपने पसीने में भीगते हैं और कभी पानी से भीगते हैं, लेकिन एक बात दुनिया जानती है कि जो बारिश में भीगता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने में भीगता है वो इतिहास बदलता है। मेरे भाई, मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि मैं पूरे मुल्क में चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, देश के हर सूबे में प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूं। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार दिल्ली से नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। जमीन खिसक चुकी है। प्राइम मिनिस्टर के बयान उठा करके देख लीजिए, मंगलसूत्र से शुरू हुए थे, मुजरा करने तक आ गए। सुना करता उनका स्टेटमेंट, आज भी उन्होंने बिहार में खड़े होकर के ऐसा लफ्ज बोला, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उसे बार बार मंच पर दोहराया भी नहीं जा सकता। अपने विपक्षियों के लिए, अपने अपोनेंट के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक प्राइम मिनिस्टर कभी ये बोलता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, फिर बोले कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी भैंस छीन लेगी। याद है उनका नारा क्या था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आजकल क्या नारा लगा रहे हैं? मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। देश बिकने से लेकर भैंस बिकने पर पहुंच गए हैं। इसलिए मैं यहाँ की जिंदा दिल आवाम को, यहाँ के दानिश्वर लोगों को, अपने बुजुर्गों को, सबको पुकारता हुआ ये कहता हूँ कि मेरे भाई, अच्छा फोटो भी इधर लगी हुई है, देखिए साथ गाड़ी वाड़ी बढ़ा करके खड़े हैं। 4-5 दिन पहले रोए, एक इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब रो पड़े। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर तो आज भावुक हो गए, उनके आंसू निकल आए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा बहुत तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें यह हुनर आता है। अदाकारी के मामले में दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब और सब पीछे हैं इससे, इन्हें और कुछ नहीं आता, सिर्फ अदाकारी आती है। इस बात का कायल हूं मैंने देखा है पार्लियामेंट में दादा भी मौजूद रहते थे, लेकिन एक बात मैंने देखी है, दादा पार्लियामेंट में तकरीबन हमारा इनका 1 साल से ज्यादा का साथ रहा। और मैं यहाँ खड़ा होकर एक बात आपको बता रहा हूं कि जब जब सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण देने के लिए खड़े होते थे, इस तरफ से कांग्रेस के खेमे से अपोजिशन थे, सबसे पहले कोई आदमी कूद करके बेल में खड़ा होकर उनके खिलाफ नारा लगाता था, तो उस शख्स का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है। तो देखिए मेरे पार्टी के आदमी ने कहा कि वो बुजुर्ग है, मैंने कहा नहीं, वो नौजवान बुजुर्ग है, वो कभी बुजुर्ग हो ही नहीं सकते प्रदीप दादा। नरेंद्र मोदी जी को भी जवानी के मामले में कोई मात दे सकता है तो प्रदीप दादा ही दे सकते हैं। जो इनकी जिंदादिली है मैं उसको सलाम करता हूँ। मेरे भाई, यहाँ जो आपके मेंबर आप पार्लियामेंट है, उनको आपने जांचा है, परखा है, मुझे उनकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, आप उनका पूरा किरदार जानते हैं। एक जो भाजपा से आए हैं वो कितने घाट का पानी पी के आए हैं, ये भी आप जानते हैं, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।
मैं तो ये कहने आया हूँ कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को आप आपके बीच में भेजा है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में कलकत्ता वालों आपको आखिरकार कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब बेखबर हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की तरफ देख नहीं रहे, हम सारी नूरा कुश्ती देख रहे हैं, मसलहतन खामोश रहे हैं। लेकिन अब हम कलकत्ता के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से ये वादा करते हैं कि अब पश्चिम बंगाल का कोई भी कोना हमसे और कांग्रेस पार्टी से अछूता नहीं रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। कभी राहत साहब ने कहा था कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। सुनना जकरिया स्ट्रीट वालों, मेरी बात को बहुत संजीदगी से, कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। ये बात अपने जहन में रखिएगा और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि चाहे जितनी आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आने वाले दिनों में बंगाल में देखेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के जर्रे जर्रे को सैराब किया है, हमवार किया है। कि हमारा आपसे वादा है। मैं आपको भाषण भी देता रहूंगा, शायरी भी सुनाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी ऐसे आने पड़ेगा, शायरी नहीं सुनाई जाएगी तो मुझे कुछ सुनाया। हाँ, लाल किला भी सुनाऊंगा, सारे सुनाऊंगा। देखिए, आप जानते हैं कि मैं शायरी के हवाले से आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूं। इस देश के हर चौराहे पर, इस देश के हर मोर्चे पर खड़ा होकर के, चाहे वो नजीब के लिए आवाज उठाना हो या मदरसों के लिए आवाज उठाना हो या मॉब लिंचिंग के तहत मारे गए मुल्क के जितने भी मजलूम हैं उनके लिए आवाज उठाना हो, इमरान प्रतापगढ़ी हमेशा आपकी आवाज बन के बोलता रहा है। और इन्हीं दुआओं का सदका है, आपने अपने किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए एक लम्हा अपने मुसल्लों पे दुआएं की थी, उसी का सदका है कि राहुल गांधी ने, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना, ये एक ऐसा वक्त जब सियासी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपसे, आपकी परछाई से अपना दामन बचा रही हो, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को हाथ पकड़ के ये कहा कि देश के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जाओ और वहां बैठ करके अपने समाज के लोगों के लिए, अक़लियत के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ो, आवाज उठाओ। और ये प्रदीप दादा भी इस बात के गवाह है कि चाहे देश की सड़कें हो या संसद हो, इमरान प्रतापगढ़ी का कल चूक हुआ था, ना आने वाले दिनों में चूक होगा, ये वादा है। क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैंने देश की पार्लियामेंट में नहीं खड़े होकर के साहिब से सवाल किया था और जकरिया स्ट्रीट पे भी खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हूँ कि कहाँ सोया है। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी को सलाम। मैं सच में सोच के आ रहा था कि बारिश होती रहेगी तो कैसे बात की जाएगी आपसे, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जकरिया स्ट्रीट के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं, ये सच में किसी बारिश का रिश्ते जैसे लोग हैं। सलाम आपकी मोहब्बत को, सलाम आपकी मौजूदगी को। यहाँ पे 2013 कौन सा लगा? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंपो, मैं देश में लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाम के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार। आपकी तालियों का जो शोर है सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रहना चाहिए, वो दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। साहेब
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं ना? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। एक चीज सुझाव कि आपकी यहाँ मौजूदगी से आज की रात न जाने कितने लोगों को नींद नहीं आएगी। ये तो ऊपर रेड अलर्ट का असर पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन आपने आकर के तो आज रेड अलर्ट किया है सियासी तौर पर ना, अब तो नींद नहीं आनी है, ये तो तय है। और मैं तो पूरे दुनिया को कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का हर शहर अपने मिजाज के लिए, अपनी लेबर के लिए जाना पहचाना जाता होगा, लेकिन मैं सलाम करता हूँ कोलकाता को, मैं सलाम करता हूँ बंगाल को, मैं सलाम करता हूँ सकरिया स्ट्रीट को। कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी जनसभा हो जहाँ लाए हुए लोग होते हैं, बुलाए हुए लोग नहीं होते, लाए हुए लोग होते हैं। अगर वो 10 मिनट भी ऐसे मौसम में खड़े रहे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जो आपकी मोहब्बत को कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक कहीं से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फूल ये चुना फूल हो दोनों एक दूजे के प्यार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरे भाई मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? तैयार है ना मेरे मित्र? ये मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। नरेंद्र मोदी ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में क्या दिया, क्या बनाया। एक प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। तब तक प्रदीप दादा मेरे पीछे बैठे थे, बोला इमरान मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे। मत बताना।
नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या बनाया, क्या दिया। मैं तो यहाँ सकैया स्ट्रीट में खड़ा होकर कह रहा हूँ और राम छाती ठोक के कि जो भाजपा की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, तो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई, वो देश क्या चलाएगी? नहीं चला पाएंगे। और ये भाजपा के लोग हैं, टीएमसी के लोग झूठ बहुत शानदार बोलते हैं। वो टीएमसी के नेता साहब गांव में गए और जब गांव में गए तो वहां उन्होंने लोगों से कहा कि आ जाओ गांव वालों, मुझे तुम्हारी 2 समस्याएं खत्म करनी है। जो कोई मुश्किल 2 परेशानी बताओ, मैं पल भर में निपटा दूंगा। गांव वाले भोले भाले से आपकी तरह इकट्ठा हो गए। सामने मिनिस्टर साहब बैठे हैं आपकी सरकार के। उन्होंने कहा बताओ गांव वालों की समस्या क्या है। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 मुश्किल ये है, पहली है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, पुरुलिया जैसा कोई इलाका था। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और लगे फोन पर डांटने किसी को। देखो मैं इस गांव में आया हूँ, इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना, शर्म आनी चाहिए, कल तक मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। फिर गांव वालों से बोलो देखो मैंने पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा था हमारी दूसरी समस्या ये है कि गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं। ये है कि सियासत झूठ इस तरह से बोलते हैं कि एक पल को आप झांसे में आ जाओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि हमने दिया क्या, हम उन्हें बताते हैं कि हमने दिया क्या। कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया, हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। और जो चौथी लाइन है उस पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने इस रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने इस रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, डराने के डर जाएंगे, अब के सारी हाथों से गुजर जाएंगे, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। हमने फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर के मणिपुर पर आवाज उठा दी, नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के लिए आवाज उठा दी, तो एक झटके में एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए। जब हम सारे लोग सस्पेंड होकर के पार्लियामेंट से बाहर निकले तो मीडिया के तमाम कैमरे हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हो गए सस्पेंड, आवाज दबा दी गई। तब हमने उनसे कहा, जो कहा वो एक नज्म में ढल गया, मैं सुनाता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिले मुझे कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं,
हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। ये सच का नारा बुलंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें ज़करिया स्ट्रीट वालों। मैं वही वाली लाइन आपको सुनाऊंगा। जी जी जी, घेर करके प्रदीप दादा को परेशान करने के उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका सपोर्ट प्रदीप दादा को हिम्मत देगा। आप महसूस खबर कर दो, शेर वापस पलट, शेर वापस पलट के आएगा। आप सबको दादा के लिए इकट्ठा होना है। देखिए, अपने बुजुर्गों की जब दुआएं मिलती है ना, तो वो दुआएं बहुत अहम होती हैं और जरूरी होती हैं। बस दादा ने मुझे आवाज दी थी, संतोष भाई ने, शहीद अख्तर साहब ने। हाँ मैं सुना रहा हूँ, अभी वक्त है, आप परेशान ना हो। मैं आपकी एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे मूसलाधार बारिश होने लगे तब भी हम खड़ा रहूंगा। चाहे किसी छतरी की कोई जरूरत नहीं। जब मेरे चाहने वाले अगर भीगने के लिए सामने खड़े हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी झेलना हो, मैं उसी तरह खड़ा मिलूंगा जैसे आप खड़े हैं मेरे लिए, उसी तरह खड़ा रहूंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो जरूरत वसूल कर लेना। ये वादा करता हूँ आपसे, इसलिए यहाँ खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूँ कि दादा की दुआएं, उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बतें, उनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है जिसमें उन्होंने नफरत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा इलेक्शन लड़ रहे हैं जो उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे अहम इलेक्शन है। ऐसे में आप साथियों से मेरी गुजारिश है, सपोर्ट जरूर करिए इस इलेक्शन में। ये बात मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मुझे हुक्म है कि मैं राजकीय वाली नर्स सुनाऊँ, मैं वो सुनाता हूँ, लेकिन मेरे साथियों एक बात आपसे आखिर में एक बात मुझे और कहनी है। मैंने कहा मैं चला हूँ राहुल गांधी के साथ 4 लाख किलोमीटर। इस मुल्क में मुझे बताओ कि जब बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए हो, जब हुकूमतों ने, सूबे की हुकूमतों ने दिल्ली के सामने घुटने टेक दिए हो,
ऐसे में एक इंसान जो ना अपनी जान की परवाह कर रहा है, 55 घंटे ईडी ने बुला करके राहुल गांधी को पूछताछ की। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए ईडी के अधिकारियों से कहते रहे कि नरेंद्र मोदी से कह देना राहुल गांधी कहने वाले का नाम नहीं है। मैं ऐसे नेता के साथ खड़ा होकर के आपसे कहने आया हूं मेरे भाई कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? तो सुनो मेरी बात को बहुत संजीदा बात को। 4000 किलोमीटर वो इंसान चला, किस लिए? नफरत कम करने के लिए। नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो। मुझे बताओ कोलकाता वालों के इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन? हम हैं, आप हैं। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कौन सी भीड़ आए और लिबास देख करके हमको आपको मार दे, कोई अंदाजा है? नहीं। ऐसे में इस मुल्क में नफरत कम करने के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहुत संजीदा बात कह रहा हूं। मैंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि राहुल गांधी जानते हैं कि इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। राहुल गांधी ने लंबा टास्क लिया। पहले 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से मुंबई 6500 किलोमीटर चला वो आदमी पैदल। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, शहजादा वो नहीं होता जो हिंदुस्तान की सड़कों की खाक करता हुआ लाखों करोड़ों लोगों को गले से लगा करके उनका दर्द बांटने की कोशिश करता है। वो शहजादा नहीं होता। और अगर एक टी शर्ट, एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला इंसान शहजादा है, तो ऐसे शहजादे को हम अपनी पलकों पर बिठाएंगे। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, खुद को फकीर कहते हैं। वो फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता है, वो फकीर जो मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8500 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है, ऐसा फकीर? अगर फकीर ऐसे होते हैं तो खुदा करे कि ऐसा फकीर हमें दोबारा नसीब न हो। हम इस दुआ के साथ यहाँ खड़े हैं और आपको एक नज़्म सुनाते हैं आखिर में। मैं एक बार ये चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने राज्यसभा में दादा के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूँ कि 4 जून को इस देश में सरकार बनने जा रही है हमारी। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। जाएंगे, विदा होना है उन्हें। आजकल तो मीम भी बनने लगे हैं उनकी फोटो के साथ कि मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। ये मीम भी बनने लगा है। तो मैं ये चाहता हूं कि 4 जून को जब सरकार बने और उसके बाद राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक तरफ प्रदीप दादा खड़े हों और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं चाहता हूं तो इस लड़ाई में आपको प्रदीप दादा का साथ देना पड़ेगा। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपका दिया गया प्रदीप दादा को एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। और तो और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए भी मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज मेरा यहाँ आना एक लिटमस टेस्ट है। अगर आपने मुझे अपना लिया, आपने मेरी बात की लाज रखी, तो मैं वादा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के जर्रे जर्रे को हमवार करने के लिए चाहे जितना पसीना पाऊंगा, इन रातों में घूमूंगा और आपके खिलाफ होने वाले हर जुल्म के लिए लड़ूंगा, आपके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। क्योंकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आज एक चीज तो तय हो गई कि आप तूफानों से डरने वाले लोग नहीं है।
सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप अपने बाजुओं पर भरोसा रखने वाले हो गए, ये तो मुझे समझ में आ गया। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। ये जहन में जरूर बिठाइएगा। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, जिसका उन्वान है लाल किला। करे हुए जो लिख गया है वो आज भी तारीख के पन्नों में दर्ज है। उसका नाम इमरान प्रताप गढ़ी था। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, इसलिए अगर ऐलान पूरे मुल्क में बोल रहा हूँ। इस बीच एक नज़्म जो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, जिसका उन्वान है लाल किला। आपके दुआ में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया तो दिल्ली रहना होता है, तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूँ और पुरानी विरासत वाली इमारतों के इर्द गिर्द से गुजरता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें कुछ कह रही हो। एक दिन लाल किले के बगल से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि ये दीवारें मुझसे कुछ कह रही है, तो मैंने एक नज़्म कही और वो नज़्म बनी लाल किला। में आपको सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तक आप एक नेता इमरान प्रताप गढ़ी को सुन रहे थे, अब एक खाली से शायर इमरान प्रताप गढ़ी को सुन। और थोड़ी देर के लिए आप भी सियासी जलसे में मौजूद है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप हैं, इमरान प्रताप गढ़ी है, और इमरान प्रताप गढ़ी नहीं बल्कि इस माइक पर खड़ा होकर के लाल किला बोल रहा है, अपनी रुदात कह रहा है, अपना दर्द कह रहा है, अपनी तारीफ आपसे बयान कर रहा है। मैं पढ़ता हूँ कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं लाल किला हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। अब समझ के बताना मुझे में कौन मिसरे हैं। मुझे आपकी सुखन पहली का टेस्ट भी लेना है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ, राजीव अटल सबके हूँ, अल्फाज समेटे खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। अब तैयार है ना कि मैं इंदिरा के जज्बे तक औलाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे तक औलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला, लाल
किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। करता हूँ और आखिरी पल में दुआओं से मेरा दामन भरना। सकरिया स्ट्रीट वालों, सुन ले हुक्म बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अगर आपको लगे कि ये सिर्फ इमरान प्रताप गरीब बोल सकता है तो मेरी हिम्मत और मेरे फेवर के लिए मेरा साथ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं है। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और मेरे दो मित्र हैं अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला, मैं उन्हें भी कसम देता हूँ कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मरंगा ही रहेगा। कहाँ से कहाँ तक मेरी आवाज जा रही है कि अंदाज मेरा मस्त मरंगा ही रहेगा। गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। अंदाज मेरा मस्त मरंगा ही रहेगा। गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हम आपकी शेर सोदा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह शहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। सकरिया स्ट्रीट वालों, आखिरी के जो 3 मिनट बचे हैं उसमें सिर्फ 2 शेर सुना के आपसे दिखा देता हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। मैं यहाँ से लौट के जाऊंगा तो मैं राहुल जी को बताऊंगा कि मैं हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 57 जनसभाएं कर चुका हूँ। 57 हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में ऐसी जनसभाएं की हैं जिसमें 50 हजार से ज्यादा लोग थे इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन आज सकरिया स्ट्रीट पर जो लोग मौजूद हैं, इस एक सभा पर 57 जनसभाएं कुर्बान की। और उन्हें बताऊंगा कि मैं ऐसे जिंदा दिल नौजवानों से, बुजुर्गों से मिल करके आ रहा हूँ कि ये सेवा हिंदुस्तान में मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। मतलब शायरी की दुनिया में सामने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक वक्त तक मुझे लगा कि अगर हुकूमत आपकी सांसों तक पाबंदी लगाना चाहती है तो फिर आइए सियासत की दुनिया में चलते हैं और हाकिम से मंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया इस दुनिया में और उस दिन मैंने आज यहाँ पढ़ता हूँ, मैं सुन के बताना कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दोहराए लेकिन
मैं राहुल के साथ कैसा भी दोहराए लेकिन। बचाता हूँ कि ये मिसरे आपकी भी जबान के मिसरे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये बरसती हुई बूंदे हैं, तूफान है, रेडिवेट है, और ये मिसरे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के लिए रेडिवेट की तरह है। ये खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कि कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से, ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। बहुत शुक्रिया स्पीच वालों। आज इस बारिश में भी आप यहाँ मौजूद रहे। संतोष भाई का, शमीन का, जैद अनवर का, प्रदीप दादा का, जमानी का, सरफराज का, सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इमरान भाई आपको फिर आपने देखा कि मैं घंटे बाद करता रहा और लोग भीगते हुए खड़े रहे, मैं खुद भी भीगता रहा। तो ये एक बहुत मुझे लग रहा है बहुत खुशी का लम्हा है मेरे लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा 4 तो आप देखेंगे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश से नफरत हार रही है मोहब्बत जी। इमरान जी मोदी जी ने फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। कोई कार्ड नहीं चल रहा है, कोई भी कार्ड मंगलसूत्र से लेकर के भैंस से हुए और सारा हिंदू मुस्लिम फेल हो चुका है। आवाम ने कान बंद करनी है। आवाम चाहती है कि 10 साल में आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए। और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई इमरान जी देश में हालात बदलेगा। हाथ की उंगली से बटन दबाइए। हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम इस देश की गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत देंगे। राहुल जी का जो नारा है कि एक सवाल शायद अनवर साहब हमेशा वो आपके लिए बोलते रहे, आज भी वो